हाँ भाई, आप लोग क्या चाहते हैं? पार्टी। तो जो जो चाहते हैं वो थोड़ी होगा। चलो भाई, तो आपके पास क्या क्या बाकी है पहले वो बताइए मुझे। फिनॉल बाकी है क्या? बताइए फिनॉल में क्या बाकी है, और फिर ईथर में क्या बाकी है। फिनॉल का लास्ट दिखाओ मेरे को। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। वेरी नाइस। राइमोटिमिन हो गया या नहीं हुआ है? क्वाल्पेशिमेट हुआ है? सल्फोनेशन तक हुआ होगा। ये हुआ है? लास्ट के 4 रिएक्शन बचे हैं। बढ़िया, शांत रहिए अब, मुंह बंद। आज आज आपको ये कंप्लीट करना है, कॉल्बे शिमिट, सॉरी फिनॉल के जो 4 रिएक्शन बचे हुए वो, और फिर आपको कंप्लीट करना है ईथर। ठीक है, ये जो आपके पुराने पाप हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कल हम लोग करेंगे बायोमोलिक्यूल। मान के चलता हूं कि बायोमोलिक्यूल आपको मेरे से ज्यादा आती है। ठीक है, चलो ठीक है, मान के चलता हूं कि नहीं आती है। ठीक है, बट बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सॉरी टू से, लेकिन मैं लिखने का समय नहीं दूंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में, और नोट्स आपको मैं डाल दूंगा। नोट्स आपको पहले ही डाल दूंगा ताकि आपके मोबाइल में या लैपटॉप पे जहां खोलना चाहो आप खोल लेना। ठीक है, और मैं आपको एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी वाली पूरी लाइन आपको मैं बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा। रिएक्शन सारे समझा के लिखूंगा, वो अलग है। बट मैं अब एमिनो एसिड का डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, वो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हो। ठीक है, वो आप, मैं अब ये नहीं बताने वाला इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, नॉन इसेंशियल, ये आप पढ़ चुके हो, है ना। तो ये सब बायो, मतलब बायो के चैप्टर्स हैं। मैं अब कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन वो नहीं पढ़ाने वाला क्या क्या है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जितने भी रिएक्शन है जो आपको केमिस्ट्री में आएंगे वो पढ़ेंगे डिटेल में। रिड्यूसिंग सुगर, नॉन रिड्यूसिंग सुगर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। अमीनो एसिड की रिएक्शंस पढ़ेंगे, PCl5 की अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जितने भी रिएक्शन हम वो पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि एनसीईआरटी में डेफिनेशन भी दिया है, वो बायो में आएगा, केमिस्ट्री में कभी नहीं आएगा ना, आया है आज तक। एक बार बस आ गया था कि एसेंशियल अमीनो एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, तो वो तुम बायो से ही के मेथड से ही कर लोगे। क्या होता है एसेंशियल अमीनो एसिड का डेफिनेशन? क्या वो बॉडी प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। वेरी नाइस। नॉन इसेंशियल क्या होता है? जो हमें बॉडी लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करे, बट अगर रिक्वायर्ड हो तो हम बाहर से आउटसोर्स कर लें, जैसे जिम वाले लोग करते हैं, राइट। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये मैं कह तो रहा हूं कि ये सब चीजें मुझसे ज्यादा पता है तुमको। ठीक है, तुम्हें क्या नहीं पता है? अमीनो एसिड की रिएक्शन। तुम्हें क्या नहीं पता है? अमीनो एसिड का कायरल सेंटर, अमीनो एसिड के ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल के जो डेफिनेशन पार्ट है वो मैं पहले से आपको लिख के एक बार पढ़ा दूंगा कि भाई ऐसा होता है। यही इसेंशियल एसिड में वही बताऊंगा कि बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, हमें बाहर से आउटसोर्स करना है। नॉन इसेंशियल में बॉडी प्रोड्यूस करता है बट लेस अमाउंट में करता है, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। उसी तरह एक होता है सेमी इसेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक ना, सेमी इसेंशियल पढ़ा है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो खैर वो पढ़ेंगे अभी, छोड़िए, वो तो अभी पढ़ना है, वो बाद का पार्ट है। आज जो हमें पढ़ना है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉल्बे शिमिट रिएक्शन। फिनॉल का रिएक्शन है कॉल्बे शिमिट। आपने शिमिट रिएक्शन तो पढ़ा है। शिमिट रिएक्शन में हमने बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, हाइड्राजोइक एसिड लेंगे, याद आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड लोगे तो क्या बनता था? 1 डिग्री अमीन, राइट। प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता था, हमने अमीन पढ़ लिया है। कॉल्बे शिमिट एंड शिमिट दो अलग अलग रिएक्शन है, डिफरेंट रिएक्शन है। दोनों का रिएक्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का रिएजेंट सब अलग है। ठीक है,
तो कॉल्वे श्मिट में होता क्या है? श्मिट में आपको यहीं से नाम में से ही बता दिया था कि सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाने का प्रोसेस है वो। यहां पे कॉल्वे श्मिट में फिनॉल हम एक लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। बढ़िया। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या ये OH माइनस रिलीज करेगा? जी हां। अब देखोगे तो क्या ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ भाई, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये बेस है और क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया? क्या बन गया भाई? वाटर। भाई एसिड बेस रिएक्शन से हमेशा क्या बनता है? वाटर। और इधर क्या बनेगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? क्या वहां से H प्लस निकलने के बाद क्या बचा होगा? O माइनस बचा होगा। और क्या बचा होगा? Na प्लस। बढ़िया, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। तो फिनॉल का H होता है एसिडिक H, ये H है आपका एसिडिक H। इसके सामने अगर हमने लिया है बेस, तो बेस एसिड बेस रिएक्शन करेगा और आपके सामने ये जो बना है दैट इज सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। और वाटर है, वाटर तो रिएक्शन में बनेगा और बाहर निकल जाता है, वाटर का कोई इस्तेमाल नहीं है रिएक्शन में। अब ये फिनॉक्साइड आयन में हम लोग CO2 गैस पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जिसमें CO2 आता है? ऑर्गेनिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो CO2 आता है? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को CO2 बोलते हो? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? COOH। तो क्या हम लोग इसको ऐसे ही तो लिखते थे CO2H? भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ये लिखो ये लिखो एक ही बात है। तो क्या ऐसा फंक्शनल ग्रुप जहां CO2 आता है वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहां पे ये है फिनॉक्साइड आयन, इसकी रिएक्शन आप CO2 से कराओगे तो क्या फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन जब आप CO2 से कराओगे तो क्या बनेगा? दिस इज O माइनस। कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा CO2 जोड़ने से? COOH। दिस इज COOH ऐड हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखो क्या रिएक्शन में हमारे पास पानी ही पानी है? भाई वाटर निकला हुआ है, तो क्या पानी है तो H प्लस बहुत इजीली अवेलेबल है। H प्लस इजीली अवेलेबल है तो O माइनस में क्या जुड़ जाएगा? H प्लस। तो क्या बन गया? ये सैलिसाइलिक एसिड। ये जो बना दैट इज नोन एज योर सैलिसाइलिक एसिड। यही है कॉल्वे श्मिट रिएक्शन मैकेनिज्म, नॉट इन सिलेबस। मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। कॉल्वे श्मिट रिएक्शन का डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर फिनॉल में NaOH और CO2 डाला गया है क्या बनेगा? ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने ये पूछा जाता है कि फिनॉल लिया गया, फिनॉल में आपने NaOH और CO2 ले लिया, क्या बनेगा? NaOH से सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन से CO2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सब सीधा सीधा बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। फटाक से इसको लिखिए जल्दी से। नेम रिएक्शन है, याद रखना है। फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। क्या बायो क्यों निकाल के बैठे हो? तो कॉपी नहीं लाए तो बायो निकाल के बैठ जाओगे। बायो मोलिक्यूल इसलिए बायो मोलिक्यूल तो यार तुम्हें वैसे तो सेल्फ स्टडी करना चाहिए, बट तुम आजकल के लड़के हो, पढ़ा देंगे। हमारे समय में तो यार हमारे टीचर बोला करते थे सेल्फ स्टडी, DY लिख देते थे बोर्ड पे, डू इट योर सेल्फ। लास्ट के जितने भी चैप्टर थे सब खुद से किए थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल को चैप्टर ही नहीं मानते थे वो। ये मेटलर्जी ये सब छोड़ दिया जाता था। सॉल्ट एनालिसिस ये सब कोई चैप्टर नहीं पढ़ाते थे, बट पढ़ लीजिएगा, सॉल्ट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट से इस साल 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्या? चलो ये हो गया कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। कॉल्वे श्मिट रिएक्शन के बाद लिखो, कॉल्वे श्मिट रिएक्शन के बाद राइमर टिमेन रिएक्शन, जल्दी लिखिए। राइमर टिमेन रिएक्शन। फिनॉल के 3 रिएक्शन और बचे हैं, ये चौथा था, ये हो गया। 3 रिएक्शन है राइमर टिमेन। हो गया? हो गया ना?
राइमर टाइमन, राइमन नहीं होता, राइमर टाइमन होता है, राइमन टाइमन नहीं होता, राइमर टाइमन। दो साइंटिस्ट थे बेचारे, नाम नहीं खराब करते उनका। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है सुनिए बोर्ड पे। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CO2। ठीक है, अब राइमर टाइमन रिएक्शन है, तो राइमर टाइमन रिएक्शन में यह भी आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि नेम रिएक्शन है। तो राइमर टाइमन से एक नाम याद कर लेते हैं, एक लड़की है जिसका नाम है रीमा। रीमा नाम की कोई लड़की तो होती है, और उसी की जुड़वा बहन है टीमा। ठीक है, वैसे क्या ही नाम लग रहा है ये, है ना, ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाला नाम नहीं लग रहा है। चलिए, रीमा और टीमा दो बहनें थी बेचारी। ये फिनॉल खरीदने कहीं जा रही थी, मार्केट वार्केट या दुकान पे फिनॉल खरीदने जा रही थी। ठीक है, मान लो ये बिहार में है, ये पूरी कहानी बिहार में घटना घटित हो रही है। तो बिहार में क्या हुआ भाई, ओमनी आया, नाक पे सुंघाया ओमनी के अंदर। तो बेटा ये देखोगे क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, बेहोश करने के लिए। रीमा और टीमा फिनॉल खरीदने गई मार्केट, बट रास्ते में ही किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, और क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेटा उसको बस में बिठा दिया। ठीक है, बस का मतलब हो गया बेस। ठीक है, तो दोबारा सुन लो यार। अब देखो, जब राइमर टाइमन रिएक्शन में, ध्यान से, राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या फिनॉल भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, मतलब फिनॉल सेम रिएक्शन बनाएगा, सैलिसाइलिक एसिड ही बनेगा? नहीं, CHO बनता था, यहां पे सैलिसल्डिहाइड बनता था, सैलिसल्डिहाइड बनता था। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। राइमर टाइमन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड बेस से हम करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म एंड बेस से कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनता है, पहले वो बनाते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यहां पे ध्यान दीजिएगा, CCl2 बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता था, CCl2। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या दोनों क्लोरीन हट के दो OH लग जाएंगे, और दोनों क्लोरीन हट के दो OH लगेगा, एक कार्बन पे दो OH क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज करा दो, और वाटर रिलीज करा के यहां पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और यही एल्डिहाइड जो बना है इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। तो फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है तो रीमर टाइमन रिएक्शन। बट अगर आपको मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कॉल्बे श्मिट। कॉल्बे श्मिट कहां पे एच आना चाहिए, कहां कहां आएगा, यहां पे CHCl2 आएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, CHCl2। कार्बिन ही इंटरमीडिएट बनता है, H वहां से निकल जाएगा, CCl2 बचेगा। ठीक है, बताया हुआ है ना ऑलरेडी इसमें। तो कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बिन इंटरमीडिएट। दो जगह कार्बिन इंटरमीडिएट आता है, कहां कहां पे, बेटा तुम्हारे जब मार पड़ेगी ना तो कहां कहां पड़ेगी तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। बोर्ड पे देखो, कार्बिन, कार्बिन इंटरमीडिएट जो है ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यहां पे इंटरमीडिएट की तरह बनता है। अगेन यहां भी मैं आपको बता दूं, मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, ओनली नेम रिएक्शन इज इन सिलेबस। लेकिन मैंने आपको इसका वेराइटी भी कराया था कि मान लो रीमर टाइमन रिएक्शन में ही अगर क्लोरोफॉर्म के बजाय CHCl के बजाय CCl4 ले लो, CHCl3 के बजाय क्या ले लो, चारों क्लोरीन ले लो, और इसकी रिएक्शन आप करा दो एक्वस NaOH या एक्वस KOH से, कोई सभी बेस ले लो, तो क्या इस बार अब इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CHCl2 बनेगा या CCl3 बनेगा? अब यहां पे एक क्लोरीन कम करोगे तो CCl3 बनेगा। अब जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन रहा है, एक कार्बन पे 2 OH आएगा कि 3 OH, 3 Cl है, 3 OH आ जाएगा, और एक कार्बन पे 2 OH तो डबल बॉन्ड O बनता है, लेकिन एक कार्बन पे 3 OH क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसको क्या बोलते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। तो रिमरटिमन की मदद से ओरिजिनली तो बनता है एल्डिहाइड, बट उसके रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड। सब जगह इंटरमीडिएट CCl2 ही बनेगा। रिमरटिमन रिएक्शन भी हो गया आपके पास। रिमरटिमन रिएक्शन के बाद कॉल्बे श्मिट रिएक्शन हो गया है, रिमरटिमन रिएक्शन हो गया है, जिंक डस्ट होगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो लोग तिल खा के आए हो आज? तिल नहीं खाए हो? जाके खाओगे। बढ़िया। आज के दिन पे बोला जाता है ना कि तिल खाना है आपको, पता नहीं क्या हो जाएगा आज के दिन तिल खाने से। हम तो रोज खाते हैं तिल, एवरीडे। तिल खाना चाहिए। तिल मतलब वो नहीं, उसमें वो सब नहीं मिला के, तिल नॉर्मल तिल मार्केट में मिलता है ना, नॉर्मल तिल, व्हाइट नहीं यार, अरे तिल के सीड्स, ब्लैक भी व्हाइट भी। जिम नहीं, वैसे भी खाना चाहिए। ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है वो। किसमें मिला रहता है? उसमें तिल होता है? नहीं रहता है उसमें तिल। भाई किसके यहां सब्जी में तिल डालते हैं यार? तुम अलग ही, तुम खा रहे हो कुछ। ये भगवान, गांव वाले सब बैठे हैं यहाँ पे। जीरा होगा ना उसमें। नॉर्मल सीड रोज खाना चाहिए, है ना? तो आजकल के बीमारियों से बचे रहोगे। KFC ओमेगा 3 के लिए? भाई मैं तो किसी भी फ्राइड फूड को प्रमोट नहीं करता, तो बेकार है। क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 1 टीस्पून। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो ये वाला, जल्दी लिखो भाई, फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया। बताता हूं। इफ यू मतलब कोई भी आप नेचुरल फूड कंज्यूम करोगे नेचुरल सोर्स से, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये फिश और ये आपका एग या फिर इसकी इट इज चिकन या मटन, इनसे हमेशा ही ग्रेटर होता है। एक एक फ्रूट होता है जो यहाँ इंडिया का नहीं है, इट इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका में मिलता है। वो अफ्रीका के जंगलों का है फ्रूट, उसका नाम है बेओ फ्रूट। बेओ फ्रूट बोलते हैं उसको, ये बोलता है बेओ फ्रूट बोलते हैं उसको, ठीक है? इट इज 20% रिच देन मिल्क, 20% रिच देन योर चिकन मटन प्रोटीन, जितने भी सोर्स हैं आपके, है ना? 20% रिचर फाइबर होता है। तो अगर आप बेओ फ्रूट कंज्यूम करते हो तो इट इज हाईली 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 गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है? मिल जाता है आपको, अमेजोन पे सर्च करोगे बेओ तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? फर्टाइल वाला क्या बोलते हैं उसको? IVR टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या पहले वाले में ध्यान से देखिएगा, इंटरमीडिएट बनाइए और फिर प्रोडक्ट लिखिए। तो इंटरमीडिएट बनाओगे तो एक क्लोरीन कम कर दोगे, एक क्लोरीन कम कर दोगे, CHCl2 बनेगा, और यहां पे OH 2 क्लोरीन की वजह से एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 क्लोरीन की वजह से एल्डिहाइड बनेगा। यहीं पे जब आप इंटरमीडिएट बनाओगे तो CCl3 इंटरमीडिएट जाएगा, और CCl एक क्लोरीन कम जाता है इंटरमीडिएट में, और 3 क्लोरीन है तो 3 OH लगेगा,
3 OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल आपका राइमर-टिमेन रिएक्शन है, ये मॉडिफाइड राइमर-टिमेन रिएक्शन है। राइमर-टिमेन से हम दोनों बना सकते हैं। ओरिजिनली राइमर-टिमेन किसके लिए बना था? सैलिसल्डिहाइड के लिए, बट उसकी रिएजेंट मॉडिफाई करके हम क्या बना सकते हैं? सैलिसैलिक एसिड। सेम ही है रिएक्शन। चलिए अब ये वाला करो, ये कराइए। हाँ, अरे ये हो गया, ऑलरेडी था पीछे लिखा हुआ तुम्हारा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली रियल में ही बनाते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं। तुम पहले डॉक्टर बनो यार, ये सब मत बनाओ तुम। ये चलो, हो गया। हमारे यहां ऐसा कहा जाता है कि जो आज नहीं नहाता है तो वो उसका अगला 7 साल खराब हो जाता है। मतलब इस साल आप नहीं नहाए आज के दिन पे, अगला 7 साल खराब हो जाएगा। अब जो पिछले 7 साल से नहीं नहा रहा है उसका तो जिंदगी भर खराब है। सोचो जरा, इसलिए मैं डर से नहा लिया। तो नहाने से इंसान बदल जाता है बेटा, यही होगा जब तुम कभी कभी नहाओगे ना, यही जिंदगी दिक्कत होगा। चलो भाई यहां पे देखो, अब ये आंसर है किसको? सुधांशु सर को। सुधांशु सर को आज हम लोग जबरदस्ती नहलवाएंगे। नहलाई आज तो नहाना ही पड़ेगा। चलो ये देखो, यहां पे जब आप देखोगे, शांत, यहां पे जब आप आओगे तो ऑर्थो पे ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है। ऑर्थो पे ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है। अब क्या करोगे भाई? इस साइड अगर आप CHO लगाओगे तो क्या हाईली रिपल्सिव हो गया, बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया। तो दूसरा ऑप्शन पैरा भी तो है, दूसरा ऑप्शन पैरा भी तो है, तो पैरा भी लगा सकते हैं। तो यहां पे अब सोच के बताइए, ऑर्थो लगेगा कि पैरा लगेगा? सोच के लगाइए, ऑर्थो लगेगा कि पैरा लगेगा? भाई अगर बोर्ड पे देखोगे, OH ग्रुप बल्की होता है या हल्की होता है? स्मॉल ग्रुप होता है ना, इसमें रिपल्सन थोड़ी होता है। OH, F, NH2, CN ये सब स्मॉल ग्रुप्स हैं, इसमें रिपल्सन नहीं होता है, तो OH में रिपल्सन नहीं लगेगा। यहां पे आप CHO लगा सकते हो, ठीक है ना? यहां पे आप CHO, ये तो दूर दूर हो गए ना, ये तो दूर दूर हो गए। यहां पे रिपल्स, अगर तीनों ही बल्की होते तब यहां पे रिपल्सन होता, बट ये तीनों रिपल्स बल्कि नहीं है, बीच में क्या है? ए स्मॉल ग्रुप। ए स्मॉल ग्रुप है तो रिपल्सन नहीं होगा। तो आप देखोगे यहां पे कि आपके पास OH, यहां पे CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां पे CHO बनेगा, एल्डिहाइड बन गया। साथ में क्या यहां पे पैरा पे भी लगा सकते हैं? तो OH है, अगर मान लीजिए ऑर्थो आपका कंज्यूम्ड है तो क्या पैरा पे भी लगा सकते हो? CH3 CHO, पैरा पे भी लगा सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बनेगा, ऑर्थो एज वेल एज पैरा। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? मेजर प्रोडक्ट विल नॉट बी डिसाइडेड हियर, क्योंकि दोनों में ही रिपल्सन कम लग रहा है, कैन नॉट बी डिसाइडेड, दोनों बनेगा। कहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कहां होगा इस केस में? हाँ, H बॉन्ड हो रहा है, बट मैंने कल ही समझाया था, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से मेजर माइनर मत देखिए, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से आप मेजर माइनर देखते हो। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से मेजर माइनर केवल एलिमिनेशन में होता है। नेक्स्ट यहां पे देखो, क्या यहां पे ऑलरेडी पैरा ऑक्यूपाइड है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑर्थो। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑर्थो। और CHCl3 क्लोरोफॉर्म क्या लग जाएगा आपके सामने? CHO। एक ही पे लगेगा, दोनों पे नहीं लगता है। किसी एक ऑर्थो या किसी एक पैरा पे, मतलब किसी एक ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगता है। पैरा कंज्यूम है तो पैरा पे हम नहीं लगा सकते, ऑर्थो खाली, ऑर्थो ही लगेगा। लेफ्ट लगाओ राइट लगाओ, आपकी मर्जी। हो गया? आपको मैंने समझाया हुआ है कि दोनों ऑर्थो पे क्यों नहीं लगेगा, कब लगेगा ये बताओ। यहां पे देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि सारे ऑर्थो पैरा पे कब लगता है? जब ये हाईली एक्टिवेटेड हो, यानी कि एनिलीन के केस में। भाई अगर आपके पास NH2 है, उस केस में हाईली एक्टिवेटेड रिंग होता है, तो उस केस में चाहे पोलर यूज करो Br2, चाहे नॉन पोलर Br2 लगाओ, क्या तीनों जगह लगाता है? 2, 4, 6 पे लगाता है।
लेकिन इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। लेकिन क्या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये पूरा का पूरा डोनेट कर देगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम डोनेट करेगा। तो कम डोनेट कर रहा है, कम एक्टिवेटेड रिंग है। ज्यादा डोनेट कर रहा है, ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है। तो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, इस वजह से सारे ऑर्थो पैरा पे लगता है। कम एक्टिवेटेड रिंग है तो केवल एक ही ऑर्थो, एक ही पैरा पे लगेगा। बेटा केवल एक ग्रुप देखोगे ना, एक साथ दोनों थोड़ी एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, प्लस आई से प्लस आई खींचता नहीं है, प्लस आई देता है। अच्छा एक और बात बताओ, प्लस आई पहले तो लग नहीं रहा है, प्लस एच लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, और यहां पे प्लस एम लग रहा है। सारे इफेक्ट एक साथ थोड़ी लगते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट लगता है। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? प्लस एम, ये लगेगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आप लिखेंगे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो ऑर्थो तो अब पूरा पूरा ऑक्यूपाइड है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, पैरा लगेगा। ऑर्थो का कोई अब स्कोप नहीं है, अब हमेशा पैरा पे ही लगेगा। और क्या लगाता है? हेलो एल्डिहाइड, CHO लगा देगा। यहां पे आप देखो तो इसका पूरा का पूरा ऑर्थो भी ऑक्यूपाइड है और पैरा भी ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, पैरा भी ऑक्यूपाइड है। कहां लगेगा? इसके पैरा पे। इसका ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, पैरा भी ऑक्यूपाइड है, तो दूसरे के पैरा पे CHO लगेगा। ये दोनों एक प्लेन में क्यों? मैंने क्या बताया था आपको बाईफिनाइल जब पढ़ाया था, ये चारों बल्कि होंगे तब रिपल्सन होगा, ठीक है, तब जाके वो रोटेट करेगा। ये बल्कि ग्रुप रिपल्सन करेगा, ये और ये रिपल्सन कर, तब जाके रिपल्सन होगा। बट ऊपर से बल्कि ग्रुप है ही नहीं, तो रिपल्सन कहीं लगेगा ही नहीं। तो लोग आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे पूरा ही गोल होते जा रहा है। नहीं, इसी के लिए रिवीजन स्टार्ट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम में कोई तो बताने वाला होगा नहीं। ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर आप एनटीए के ऑप्शन से वाकिफ नहीं है, इसका मतलब एनटीए वैसा ही ऑप्शन बनाता है जो गलत हो और ए ऑप्शन होता है वो, ठीक ना? फाइन, हाँ ऑफलाइन नहीं कराएंगे भाई, ऑफलाइन नहीं। रिवीजन ऑफलाइन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, रिवीजन ऑनलाइन ही होता है। और मुझे केवल एक क्लास में रिवीजन नहीं कराना है, मुझे आपका भी रिवीजन कराना है, मुझे B2 का भी रिवीजन कराना है, मुझे B3 वाले का भी रिवीजन कराना है, मुझे ऑनलाइन न्यूट्रॉन उसका मंथन का भी रिवीजन कराना है, तो सब एक साथ, ठीक है। और मैं आपको फिर बताता हूं आपको रिवीजन कैसे करना है। आपको ये नहीं कि हाँ मतलब कमजोर बच्चों की तरह बैठ गए अब लेक्चर खोल के देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको व्यूज नहीं बढ़ाना हमारा, आपको लाइव वॉचिंग हमारा नहीं बढ़ाना है, हम नॉर्मल में काम चला लेंगे। आपको क्या करना है, जो मैं आपको प्लानर एक रिलीज करेंगे अगले 2 महीने का, ठीक है ना, वन शॉट नहीं कराएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। ना तुम्हारा फायदा है ना हमारा फायदा है, चैनल का फायदा है, ठीक है। व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मजे आएंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी, बट उससे फायदा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, राइट, नेवर एवर, ठीक है। आपको प्लानर मिलेगा अगले 2 महीने का, तो फेब तक आप रिवीजन कर पाओगे, जनवरी पूरा, फेब तक पूरा रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। मेरे साथ उसी का रिजल्ट आएगा जो कंसिस्टेंटली 2 महीना दे पाए, ठीक है ना। 2 सेकेंड 20 मिनट 2 दिन में इस तरह से रिजल्ट कभी ना आया है ना आएगा, ठीक है। तो अगले, अब जैसे IUPAC भी है ना, माना कि छोटा चैप्टर है, माना कि हल्का चैप्टर है, बट उसको भी आप वन शॉट में मत करो, मैं उसको 2 दिन में कराऊंगा। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो IUPAC में एल्केन तक 1 दिन करेंगे और एल्केन के आगे वाला 1 दिन करेंगे, एल्केन एल्कीन मतलब एल्कीन और एल्काइन 1 दिन करेंगे, ठीक है। हमने आपको पढ़ाते समय बाईसाइक्लोस्पायरो पढ़ाया है,
रिवीजन के समय उसको हटा देंगे, वी विल नॉट स्टडी दैट। रिवीजन में वो आता ही नहीं ना, बाईसाइक्लोस्पायरो बस नॉलेज और आपकी बिल्डिंग के लिए था, तो आपका ब्रेन बिल्डिंग हो। बाईसाइक्लोस्पायरो कभी नीट के सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, तो रिवीजन में हम उसे हटा देंगे। हम आपको पूरा प्लानर बना के देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो मैं एक दिन जो आपको दूंगा, मान लो एल्केन तक का, तो आपको एल्केन का नोट्स पढ़ लेना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स भी डालूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। अगर मान लो बहुत कमजोर रह गया ऑर्गेनिक, ठीक है, कई बार होता है कि एक बार में सब्जेक्ट क्लिप पकड़ नहीं आता है, जैसे मैंने इनऑर्गेनिक B3 वालों को पढ़ाया, अब जब वो पढ़ रहे हैं दोबारा, तो उनका फीडबैक है कि सर दोबारा में जो क्लैरिटी आ रही है वो पहली बार में थी ही नहीं, ठीक है। सेम टीचर सेम स्टूडेंट, पर वो होता ना कि जब आप रिवीजन करते हो तब क्लैरिटी आती है, ठीक है। हमें लगता है कि सर एक ही बार में हम यहां बैठे और यहीं से हमारा 700/700 आ जाए, 720 में 720 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं, वो मेथड ही नहीं है। मेथड ये है कि यहां आपको 50% आएगा, घर पे जाओगे रिवीजन करोगे 10% और बढ़ेगा, क्वेश्चन करोगे 10% और बढ़ेगा, रिवीजन करोगे तब 100% होगा। तो एक टॉपिक 4 बार में आपके पास आता है, चाहे आप हो चाहे कोई हो, चाहे इस कोचिंग में चाहे उस कोचिंग में, यही मेथड ही है, दिस इज द ओनली वे। तो रिवीजन जब आप करोगे दोबारा, तो लेक्चर खोल के नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको प्लानर दूंगा और रोज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपके पास नोट्स हैं, मैं जो पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे बस उसके नोट्स आपको देखने हैं, नोट्स वापस वो वाला पढ़ना है, ठीक है। आप चाहें तो उसको 2.5 या 3 पे लगा के देख लीजिए, हालांकि यूट्यूब से 3 हटा दिया ना आप, तो 2x पे लगा के देख लीजिए यूट्यूब पे, हाँ टेलीग्राम पे थोड़ी देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो उतना मेहनत नहीं करना है, ठीक है। नोट्स आपको सामने रखने हैं और अगर जरूरत पड़े तो बस सुन लेना है 3x या 2x में, ठीक है। सुन के और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। द मोर क्वेश्चन यू विल डू द मोर यू विल स्कोर। जितने ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन के समय लगाओगे उतना ही स्कोर आएगा, रिवीजन के समय क्वेश्चन नहीं लगाओगे सब नील बेटा सन्नाटा हो जाएगा, सब मेहनत पानी में चला जाएगा, ठीक है। आपने मेहनत किया है, रिवीजन में उसका इस्तेमाल करिए, बट रिवीजन कभी वन शॉट नहीं होता है, आप समझिए। किसी टॉपर से सुना कि हमने वन शॉट से कर लिया था? आज तक घर के आसपास वाले, मैं वीडियो बनाने वाले की बात नहीं कर रहा, वीडियो बनाने वाले टॉपर अलग है, ठीक है। वो क्यों बना रहे, अगेन मैं बता रहा हूं, वीडियो 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक चैनल को संभालने के लिए और एक बच्चों को संभालने के लिए। वो हर वीडियो जिसपे व्यूज नहीं है वो बच्चों को संभालने की वीडियो है, वो हर वीडियो जिसपे व्यूज है वो चैनल के संभालने की वीडियो है, ठीक है। तो आप देखो, आज मैं यहां पे खड़े होकर बोल दूं नीट नहीं होगा, 10 लाख व्यूज आ जाएगा, क्या बोला है सर ने, नीट नहीं होगा, सुनते हैं। आज मैं पढ़ूं नीट होगा, सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं जीओसी, कितना होगा, बहुत होगा तो 50,000 लोग देखेंगे, बहुत होगा तो 20,000 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, बट यहां 500 लोग देख रहे हैं, वहां पे 5 लाख लोग देख रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं, आप लोग वहीं जाते हो कि चैनल संभालने वाली वीडियो जो हम लोग बनाते हैं, और दोनों जरूरी है भाई, दोनों जरूरी है, आपको भी संभालना जरूरी है, चैनल को संभालना जरूरी है, लेकिन आप क्या करते हो एज बीइंग, आपको वो वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है जो चैनल संभालने वाला है, आपकी तकदीर नहीं संभलेगी उससे, ठीक है ना। इसलिए 2 महीने का मैं प्लानर दूंगा, 2 महीने के प्लानर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब जीओसी एक दिन में कर ही नहीं पाओगे, मैं कितना ही बोल दूं, मैं 10 घंटे पढ़ा के चले जाऊं, सर पकड़ लोगे, सर बड़ा मजा आ गया है ना, सर ने बहुत मेहनत किया, तुम्हारा क्या भाई, हम मेरा मेहनत करके हम तो करियर बना लिए, तुम्हारा क्या भाई, कर रहे हैं इनऑर्गेनिक, इफ यू आर लेफ्ट बिहाइंड तो वो आपकी दिक्कत है, हम कर रहे हैं ऑलरेडी। हर दिन प्लानर वाइज क्वेश्चन अपडेट होता है, हर दिन टॉपिक अपडेट होता है, हर दिन लेक्चर नोट शेयर होता है, ठीक है। तो आप देखो केमिकल बॉन्डिंग को मैंने 10 पार्ट में कराया अभी तक, और एक एक पार्ट आप रोज करो ना, मैं कह रहा हूं बॉन्ड पैरामीटर आप एक दिन करो, एक दिन आप बनाना बॉन्ड पढ़ो, एक दिन आप बैक बॉन्ड पढ़ो, तो हर दिन पे मैंने 3-3 टॉपिक डिवाइड किया हुआ है, हर दिन 3 टॉपिक पढ़ेंगे और हर दिन 3 टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, 3 टॉपिक पढ़ो 3 टॉपिक क्वेश्चन करो, आप नोट्स पढ़ो, मेरे वाले एक बार नोट्स पढ़ो, 2 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन मैंने इतने दे दिए हैं, और मैं आप अभी स्टैम्प पेपर पे साइन करवाना चाहो कर लो। टेलीग्राम में जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं इनऑर्गेनिक के, उससे बाहर डेटा भी चेंज होकर नहीं आएगा इनऑर्गेनिक का, एज इट इज आएगा उसी में से, डेटा भी चेंज नहीं होगा, राइट। इनऑर्गेनिक में अभी ऑर्गेनिक डालने वाला हूं, इसलिए ऑर्गेनिक के बारे में बोला नहीं है, ऑर्गेनिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये मैं पिछले साल भी बोला था, उसके पिछले साल भी बोला था, और पिछले 3 साल से आपके सामने पढ़ा ही रहे, ठीक है। तो आप देखोगे हर साल मैं आपको बोल रहा हूं उसी में से आ रहा है और उसी में से आएगा,
बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपके सामने सोने की ईंट पड़ी है। आपने कहानी सुनी है ना कि एक भिखारी था, उसको भगवान ने सोने की ईंट दिया, उसे लगा यार पत्थर है, फेंको, आगे बढ़ो। वही कहानी आपकी है, आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। प्रॉपर यूटिलाइज करिए उसको, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंटली 2 ढाई 3 महीने आपको मेहनत किसी भी सब्जेक्ट पर करना ही पड़ेगा, तभी बेस कमांड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन किया होगा, आप ही में से है ना जो मैं आपको क्लेम कर रहा हूं कि 710 से ऊपर नंबर आएगा। बताया था 2 महीने पहले ही बोला था, तब भी आएगा, अभी बोल रहा हूं कि 710 से ऊपर नंबर आएगा। और ऐसे मतलब डबल डिजिट में नंबर्स हैं, मतलब कुछ अच्छे नंबर्स हैं, 1-2 बच्चे के नहीं आ रहे हैं, डबल डिजिट इतने नंबर से इतने बच्चों के आ रहे हैं। तो आपके भी तो आ ही सकते हैं, उन्हीं को तो हम ही पढ़ा रहे हैं, उनको भी तो वही प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, उनको भी तो वही नोट्स मिल रहा है, उनको भी वही क्वेश्चन मिल रहा है, बस वो कर रहे हैं। और आप कहां पीछे हो रहे हो पता नहीं, टाल रहे हैं, कर बाद में करेंगे, परसों देखेंगे, कुछ और होगा, अब तो खत्म होने को आया, दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसी में लगे रह जाते हो, ठीक है। यू हैव टू सैक्रिफाइस, नींद, चैन, सोशल मीडिया, सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस करो, 2 ढाई महीने करके देखो, अच्छे ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें देखो होती रहेंगी, लाइफ का पार्ट है, बट ये करके देखो वो अलग मजा देती है, ठीक है। आज भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देखो, 16-17 घंटे मेहनत कर रहा है तो कर रहा है। जिस दिन करना छोड़ेगा वो बाहर हो जाएगा रेस से। आप करना छोड़े हुए हो, आप बाहर है उससे। जिस दिन करना स्टार्ट करोगे रेस में आ जाओगे, रेस में आ जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो जो आप अचीव करना चाहो वो मिलेगा। पर हम कर नहीं रहे ना कंसिस्टेंटली, कभी पूरे अभी तक के साइकिल में अभी 3 महीने कंसिस्टेंटली किया है, 15-10 घंटे भी किया है, 8-8 घंटे भी किया हो, नॉट पॉसिबल। आप 2 दिन करते हो, 4 दिन कहीं मस्ती मार लेते हो, फिर 2 दिन फिर मोटिवेशन आएगा, फिर करेंगे। वो 2-4 का कुछ नहीं होता, उसमें मेहनत भी जाता है, टाइम भी जाता है, और फिर लास्ट में लगता है कि यार कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है। फिर यू विल ब्लेम, मकान मालिक खराब था, मेस ठीक नहीं था, खाना ठीक नहीं मिला, कोचिंग ठीक नहीं मिला, टीचर ठीक नहीं मिला, रोड ठीक नहीं था, हवा ठीक नहीं चल रही, यही सब कहोगे फिर आप, राइट। जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं सब खराब लगने लगेगी एक टाइम के बाद, ठीक है। दैट इज अ ब्लेम, वो इंसान का फितरत है, नेचर है। तब मुझे दिक्कत होगी तो मैं यही बोलूंगा, ठीक है। अगर मान लो मेहनत नहीं कर रहे तो यही आएगा कि यार वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, शहर ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है। बट अगर आपको करना है तो सब सही लगने लगता है, इस पे ध्यान ही नहीं जाता ना, फिर आपका ध्यान सारा वही रहता है। खैर, मैं आपको उसी तरह बता रहा हूं कि प्लानर आपको दूंगा, और प्लानर के हिसाब से बस उसको स्टिक करके कर लेना। सिंस आई एम नॉट हियर, मैं यहां नहीं हूं, मैं अगले 4-5 दिन तक ही यहां हूं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मेरी और भी जगह सेवाएं लगी हैं, तो मुझे बाकी का टाइम जो है 1 साल में मैं एक सेंटर कवर नहीं करता हूँ, एक से ज्यादा सेंटर कवर करता हूँ, तो बाकी की सेवाएं कहीं और भी लगी हैं, और भी आपके जैसे बच्चे हैं। नो, आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द सेंटर। आपको आपको मैं बता रहा हूं, मैं सेंटर पे अवेलेबल नहीं हूं, अगले 4-5 दिन के बाद मैं दिखूंगा भी नहीं आपको, मैं क्लियरली बता देता हूं। सेंटर पे आके भी तुम ऐसा कौन सा, मैं अभी तक तो आ रहा था, तुम ऐसा कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लेते हो, अरे सर आप नहीं आएंगे बताइए, तुम ऐसा कौन सा, मैं ही बताता हूँ ना, 10 लोग से ज्यादा डाउट नहीं पूछते, हर दिन में मैं बता देता हूँ आपको। तो अब जो तुम दिखा रहे हो कि हाँ ऐसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर है, रात के 8-9 बजे के बाद मैं अवेलेबल रहता हूं, मैं रिप्लाई करता हूं, लेकिन क्वेश्चंस का है ना, हाय सर, कैसे करें सर, नींद आ रही है सर, खाना ठीक नहीं लग रहा है सर, इसका रिप्लाई बनता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा कुछ लोग तो कॉल पीछे ही पड़ जाते हैं, कॉल ही करना स्टार्ट कर, वीडियो कॉल कर रहे हैं रात के 1 बजे, तो फिर वो ब्लॉक करने की वो है, ठीक है। तो एक रात में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, किसी का नंबर सेव था, मतलब ब्रॉडकास्ट आता होगा कुछ लोगों के नंबर पे, कुछ लोगों का नंबर सेव है, मतलब मेरे फोन में। तो अब वो फोन सेव नंबर से डीपीयूपी उसने डिलीट करी, और मेरे यहां नाम से सेव नहीं है नंबर, मतलब स्टूडेंट है, S1 S2 S3 ऐसे करके सेव है। तो रात के 1:30 बजे वीडियो कॉल आ रहा है, फिर मैंने सोचा कि इसका डीपी देखूं, अगर ऑफलाइन का होगा तो इसको चमकाऊं अगले दिन जाके, फिर रात के 1:30 बजे कौन वीडियो कॉल करता है। अब उसके बाद वो वही नंबर से अगले दिन कॉल आया, और उस दिन हैप्पी न्यू ईयर था, मतलब 1 जनवरी की बात है। हैप्पी न्यू ईयर के दिन कॉल आया कि सर मैं वही बोल रही हूं, और वो स्टूडेंट है, उसका नंबर सेव है, इसका मतलब स्टूडेंट है, मैं वही बोल रही हूं, हैप्पी न्यू ईयर सर। और ऐसे कॉल्स को हम टीचर्स फटाक से ब्लॉक करते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर दे देते हैं कि भाई ये अगला स्टेप खतरनाक है, तो इसको पहले ही संभाल लो, ठीक है। और मेरे जैसा टीचर तो फिर मैं पेरेंट्स के पास पहुंचता हूं पहले, तो ये थोड़ा संभालो, क्योंकि ये अगर टीचर के साथ ये हाल है
तो स्टूडेंट के साथ तो क्या ही हो रहा होगा, सोचो। तो आपको मैं अजीब अजीब कहानियां होती है यार, तो लोग मानोगे नहीं। एक स्टूडेंट है 2022 का, कोविड से जस्ट पहले पहले का कहानी है। एक लड़की थी, श्रद्धा नाम था उसका। वो आई ऐसे ही पढ़ने, ऐसे ही 2-3 दिन बाद के बाद उसने यहां पे टैटू करा लिया। और सोचो क्या लिखवाया होगा, सोचो, इमेजिन द सिचुएशन। और मैं अब कैसे पढ़ाऊं यहां आके, अब यहां आके क्या करोगे आप? फिर मैंने बैच चेंज कराया, अपना नहीं उसका, अपना थोड़ी चेंज कराऊंगा। फिर मैंने उसका बैच चेंज कराया कि भाई उसको दूसरे बैच में डालो, पता लगे मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और ही हो जाए क्लास में। कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, राइट। और फिर वो हम लोगों के लिए भी कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यही कहानी है। अब वो बेटा हमारे लिए ना, हमारे लिए आप सब बच्चे ही हो, हमारे लिए आप सब बच्चे ही होते हो। खैर छोड़ो, तो कभी कभी ये भी होता है, ठीक है। कहां थे और कहां भटका दिया तुमने। इधर आओ भाई, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट पढ़ना है। तो हम लोग काफी जूझ के यहां तक बढ़े हैं, आप समझ पा रहे होगे ना, काफी स्ट्रगल हमारा भी है, वरना तो शादी कर लें तो क्या गारंटी है शादी के बाद नहीं होगा? कोई गारंटी है? इससे बढ़िया है भाई अपने अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत हाई होना चाहिए। अब बहुत सारे टीचर को भी सुने होंगे, है ना, यहीं पे पटना की बहुत सारी कहानियां हैं टीचर्स की, तो उन कहानियों का पार्ट नहीं बनना। वो सब जो है ना, आप कॉलेज में जाओगे तो आपको लगेगा यार क्या बकवास था ये सब। हम लोग लाइव आके, अच्छा ऐसा, कहां पे? अच्छा अच्छा, वो वाला तुम देखे हो? ओहो। भाई तो तुम इसका मतलब गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, है ना। आई नो, आई नो। नहीं नहीं, वो अलग है। वो अब मैं जानता हूँ उस टीचर को, अरे हम लोग एक साथ काम कर चुके हैं। एक्चुअली वो जिस गुड़गांव में जहां हम लोग रहते हैं ना, एक ही ऑफिस, एक ही ऑफिस का, एक ही ऑफिस फ्लोर था। तो वो जो लाइव क्लास हुई है, जो वीडियो कटी और वायरल हुई है पूरे न्यूज में, वो वायरल हुई है। वो मैं इस स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ या जिधर लेता हूँ, उसके 2-3 स्टूडियो छोड़ के वो क्लास हुआ है। और वो क्लास किसी को पता नहीं था पूरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और वो अचानक से, वो सर मैडम थे पहले से जानते थे, और वो अच्छे लोग हैं, शादी कर लिए वो लोग। तो सब हो गया, सब नॉर्मल की तरह घर गए। लेकिन नॉर्मल अब वो व्यूज बढ़े जा रहा है उस पर। कह रहे हैं आज सर ने ऐसा क्या पढ़ा दिया। नॉर्मल 40-50 हजार व्यूज आएगा चलेगा, सर के मिलियन भी व्यूज जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा। न्यूज चैनल वाले टैग कर रहे हैं, फिर वो वायरल इतना हो गया कि मिलियन मिलियन व्यूज जा रहे हैं न्यूज चैनल वालों के। फिर पता चला कि सर ने अपनी मैडम को वहां पे क्लास में ही प्रपोज कर दिया है। आप देखना जाके, सम मैथ्स के टीचर हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, नवनीत सर, नवनीत सर, है ना। अलग अलग, तो ठीक है, टीचर्स को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। खैर चलिए आइए, नवनीत सर मैथ्स पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर, बढ़िया टीचर, है ना। आज कुछ और व्यूज बढ़ेगा, चलो अच्छी बात है। यहां आइए, जिंक डस्ट की हमने ऑलरेडी आपको बताया था जब हम बेंजीन पढ़ा रहे थे। फिनॉल से जब आपको बेंजीन बनाना था, तो फिनॉल से बेंजीन का एक प्रोसेस हमने पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते थे डीऑक्सीजिनेशन। पढ़ा था क्या? डीऑक्सीजिनेशन। और डीऑक्सीजिनेशन में क्या होगा, जिंक जो है वो ZnO बना लेगा और फिनॉल क्या हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनॉल विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन। शांत, इधर आओ। अब देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो यहां फिनॉल दिख रहा है। तो जिंक का काम है फिनोलिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करना। या ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को रिड्यूस करेगा, नो। जिंक डस्ट क्या करता है, रिड्यूसेस फिनोलिक ऑक्सीजन, जो फिनॉल वाला है उसको रिड्यूस करता है। बस इसका काम इतना ही है, रिड्यूसेस फिनोलिक ऑक्सीजन। मान लीजिए आपके पास ये सैलिसल्डिहाइड लगा हो, OH, COOH। मान लो इसमें मैंने जिंक डस्ट रखा, तो क्या बनेगा? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा? क्या आपके सामने वो ZnO बन जाएगा? और यहां पे क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिंक का काम इतना ही है कि फिनोलिक ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेता है
और रिड्यूस कर देता है। इसका तो रिडक्शन ही हुआ ना, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका तो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ये जो डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस है ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। बेंजीन चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इट रिड्यूसेस या रिमूव्स फिनोलिक ऑक्सीजन। कौन दोनों में? दोनों सेम ही रिएक्शन है, ये भी डीऑक्सीजनेशन ही है। ऑक्सीजन का रिमूवल को क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेशन। वहां भी तो ऑक्सीजन का रिमूवल, बट ये समझना है कौन से ऑक्सीजन? फिनोलिक ऑक्सीजन, बस। ऊपर वाला फिनोलिक नहीं है। क्यों भाई? ये फिनोल ही तो है, इसको जरा भूल के देखो, क्या है? फिनोल ही तो है, फिनोलिक ऑक्सीजन। इसके बाद बस आपको पढ़ना है, दैट इज ऑक्सीडेशन। मैडम पहले ये पढ़ लीजिए ना, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या यहां पे फिनोलिक ऑक्सीजन है? हां। अगर फिनोलिक ऑक्सीजन है तो क्या यहां से रिमूव हो जाएगा और क्या बच जाएगा? टॉल्वीन। टॉल्वीन बच जाएगा। लेकिन क्या यहां पे फिनोलिक ऑक्सीजन है? नहीं, यहां पे एल्कोहल है। ये देखो, द बेंजीन से नहीं जुड़ा है, अलग कार्बन से जुड़ा है। यानी कि क्या ये एल्कोहल हो जाएगा? जी हां, एल्कोहल से जिंक डस्ट रिएक्शन नहीं करेगा। एक और चीज बताओ, जिंक डस्ट रिएक्शन करता किससे है? डीहैलोजिनेशन, याद है? जिंक डस्ट, एजी हीट, एजी एनएआई एसीटोन, ये सब क्या करते थे? डीहैलोजिनेशन। नाइस, जल्दी करिए इसको। वाला रिएक्शन हो गया है? हाँ, नहीं होगा, फिनोलिक एच नहीं है ना इसके पास, फिनोलिक ऑक्सीजन नहीं है। होना ही चाहिए तभी रिएक्शन करेगा, अदरवाइज किससे रिएक्शन करता है? डीहैलोजिनेशन। क्या कर रहे हो तुम? तुम यूट्यूब पे एनसीईआरटी खोलते हो? ऐप पे भी आता है ऐसा? बढ़िया यार। हो गया ये वाला। लास्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। और ये दोनों वीवीआईपी लिख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वीवीआईपी रिएक्शन। तो देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास क्या करता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देख लीजिएगा, तो ये आपके सामने इस तरह से बना देता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, देन आपके सामने कुछ ये बनाता है, ऑक्सीजन पूरा ही जोड़ देता है, ऊपर भी और नीचे भी। हां, इसको बोला जाता है क्विनोन या फिर बेंजोक्विनोन। कहीं पे हमने जरूर बताया है बेंजोक्विनोन के बारे में, बताइए कहां बताया है? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन से रिलेटेड कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन किया है, सोच के बताइए। क्या हमने आपको जब लिंडलार्स कैटलिस्ट बताया था, जब रोजनमंड कैटलिस्ट बताया था, तो वहां पे सॉल्वेंट बताया था सल्फर एंड बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो लिंडलार्स, रोजनमंड, जितने भी पॉइजन कैटलिस्ट होते हैं, वहां पे सॉल्वेंट का काम करता है बेंजोक्विनोन एंड सल्फर। खैर, जब V2O5 से ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन है। ये बनता है आपके सामने मैलिइक एनहाइड्राइड। ये बनता है आपके सामने मैलिइक एनहाइड्राइड, ठीक बात है। तो मैलिइक एनहाइड्राइड आपके सामने का 5 मेंबर की रिंग होती है, यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनता है, यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनता है, एनहाइड्राइड है तो ये ऑक्सीजन आता है। दिस इज मैलिइक एनहाइड्राइड। दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब ईथर जो है ना, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा छोटा। जल्दी से लिखते हैं ईथर। फटाफट लिखो ईथर।
उतने में ही आएगा वो। ईथर, यस। अगर आप देखो किसमें, नहीं नहीं, नीटेक्स चैनल पे रिवीजन चल रहा है। रिवीजन इज ऑन डिफरेंट चैनल, जहां पे मैं पूरा करवा रहा हूं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आप इनऑर्गेनिक का भी रिवीजन देखोगे, मैं ही पूरा करा रहा हूं, राइट। आई विल नॉट, वो इस साल नहीं करेंगे वो, ठीक है, इसी साल, इसीलिए मैंने अलग से एक चैनल ले लिया है, उस पर करवा रहा हूं, ठीक है। मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, नेवर आस्क्ड। जिसका मैकेनिज्म है बस वही पढ़ाया है। हाँ, दोनों। आप एक बार ना कोई भी टॉपिक इनऑर्गेनिक का देख लेना, 2 चैप्टर वहां पे कंप्लीट होने को आया, ठीक है, 2, एक केमिकल बॉन्डिंग, एक पीरियोडिक टेबल, ये कंप्लीट होने को आया, ठीक है। वहां पे टोटल अभी तक, वहां पे टोटल अभी तक 18 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। 36 घंटे वहां पे अभी तक हमने पढ़ाया है टोटल, ठीक है। 18 लेक्चर में आप देखोगे तो मैंने 9 लेक्चर में पूरा पीटी कराया है, उससे बाहर नहीं आएगा, लिख कर ले लीजिए। मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेई मेंस तक की बात कर रहा हूं, नहीं आएगा उससे बाहर, ठीक है। कंप्लीट डिटेल आपको, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में कमांड नहीं आ रहा है, क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो नोट्स देखना चाहिए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दे दिया है, कर लीजिए। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग उठाना है, केमिकल बॉन्डिंग आप देखोगे पूरा डिटेल कराया है, पूरा एक एक टॉपिक पूरा डिटेल में। आपको ना एक काम करना चाहिए, उसके जाके कमेंट सेक्शन खोल के देखिए, यू विल गेट टू नो कि क्या क्वालिटी है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, उसके कमेंट थोड़े अतरंगी भी हैं। वो पता है वैसे कमेंट तब आते हैं जब आपको पहले बहुत ही सूखा पड़ा हो, यार कुछ आ ही नहीं रहा, ओवर एक्साइटमेंट, जब चीजें समझ में आती है, आपको भी लगता होगा कि यार कुछ नहीं हो रहा था अभी तक, लेकिन अचानक से कोई ऐसा मिला जो आपको सब कुछ समझा दे पा रहा है, ठीक है। फिर आपको एक्साइटमेंट होता है, अंदर से खुशी होती है, ठीक है ना। फिर इंसान कहता है कि पढ़ेंगे तो उसी से पढ़ेंगे, नहीं तो नस काट लेंगे, है ना। तो ऐसा होता है बहुत सारे, आप देखोगे तो बच्चे ऐसे ही होते हैं कि सर नहीं, अगर नहीं पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ेंगे, नस काट लेंगे अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो तो। ऐसा मेल आया हुआ है, आप सोचोगे कि आप पढ़ो। अरे कई बार तो मेरा मन किया कि काट के दिखाओ पहले, तब पता चले कि कितने बड़े फैन हो। ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं कराओगे तो मैं तुम लोगों को वो ऑफर देता हूं कि पहले काट के दिखाओ, ठीक है। और खान सर वाला डायलॉग, खान सर का एक वीडियो वाला पॉपुलर है, लोग कहते हैं यहां नहीं काटो, यहां काटो, है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ कराएंगे, सब कराएंगे। पहले आप ईथर लिखो, ईथर लिखिए भाई। पुराने जमाने में, शांत, पुराने जमाने में ईथर का इस्तेमाल सर्जरी से पहले बेहोश करने में किया जाता था, ठीक है। जो ईथर है उसका बहुत हाई कंसंट्रेशन लिया जाता था और वो नाक के पास रखा जाता था और इंसान बेहोश हो जाता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता था। रीजन आपको पता नहीं है कि वो इंसान कितने देर तक बेहोश है, पता लगे कि लाइफ टाइम के लिए हो गया तो दिक्कत है, या आपको ये भी कैलकुलेटेड नहीं था कि कितने अमाउंट उसको सुंघाना है, ठीक है ना, कि कितना अमाउंट सुंघाने पे इंसान। अब तो क्या होता है, एनेस्थीसिया में पहले ब्लड टेस्ट होता है, पता लगता है कितने पैरामीटर से, तब उस अमाउंट से आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, राइट। उसमें भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ ईथर यूज होता है, बट हल्का अमाउंट ऑफ ईथर यूज होता है, क्योंकि ईथर जो है वो हेल्थ हजार्डस है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो पहले जो है ना, बहुत पहले ये होता था कि ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर, बीच में ही जग गया इंसान, उसका ईथर का इफेक्ट खत्म हो गया, फिर ईथर सुंघाओ, ठीक है। बहुत ऐसा होता था, इसीलिए ये पुरानी बातें होती थी। चलिए, तो ईथर का जो है ना बहुत डेली यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी है। सोचो तुम डॉक्टर हो, पेशेंट आपका जग गया अचानक से, तो जितने भी, पहला तो तुम्हारा डर लगेगा कि भाई भूत तो नहीं आया, है ना। उससे अच्छा जूता सुंघा देते, बेटा तुम गिरे हुए लोग हो, एकदम सीधा जूता चप्पल पे उतर जाते हो। चलिए भाई, एल्कीन से ईथर बनाना सीखना है,
एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना सीखना है, एल्कोहल एंड फिनॉल से ईथर बनाना सीखना है। ये आप साथ में लिखते रहेंगे, रिवीजन हो रहा है आपका, पूरा पढ़ा हुआ है। 3 ही रिएक्शन है, देखिए कितना छोटा चैप्टर है। उसके बाद आपके पास आएगा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास पहला आएगा एडिशन ऑफ वाटर, पहला आएगा एडिशन ऑफ वाटर, दूसरा आएगा एडिशन ऑफ HI, तीसरा आएगा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, फिर आ जाएगा आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिर आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फिर फाइनली आ जाएगा आपके सामने फ्रीडल क्राफ्ट के बाद दैट इज नाइट्रेशन। बस, तो टोटल इतने ही रिएक्शन है आपके पास ईथर में, टोटल 9 रिएक्शन है ईथर में। 3 के बाद 4 होगा तो 8 हो जाएगा भाई रिएक्शन, टोटल 8 रिएक्शन है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, अब आइए बोर्ड पे देखिए एल्कीन से ईथर कैसे बनेगा। तो पहले ना एल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल बनाना सीखते हैं, ऑलरेडी सीखा हुआ है, बस लिखते हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा एल्कीन से ईथर। देखिए एल्कीन में एक लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एल्कीन है? एल्कीन में हमने पढ़ा हुआ है बेटा वाटर का एडिशन, क्या एसिडिक हाइड्रेशन पढ़ा था? एसिडिक हाइड्रेशन में हमने यही तो पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और फिर OH लगेगा, यही पढ़ा था। तो भाई यहां पे सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, क्या कार्बोकेटाइन हमने बना लिया है? क्या रीअरेंज हो सकता है? नहीं, और क्या बन जाएगा यहां पे? OH, यही बना था, बढ़िया, हमारे पास यही बना था, OH बन गया। लेकिन हमें तो ईथर बनाना है, बन गया एल्कोहल। तो जब भी आपको H प्लस वाटर का रिएक्शन हो, आप क्या करो, यहां पे H प्लस और ROH डाल दो, एल्कोहल ही डाल दो। भाई अगर एल्कीन में पानी डालोगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कीन में एल्कोहल डाल दो ईथर बन जाएगा। फिर से सुनिए, एल्कीन में वाटर डाल रहे हो तो एल्कोहल बन रहा है, एल्कीन में एल्कोहल ही डाल दो तो ईथर बन जाएगा। सुनो कैसे, क्या ये भी पोलर सॉल्वेंट है? क्या ये भी तोड़ेगा? क्या यहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या यहां भी रीअरेंजमेंट होगा? तो देखिए भाई, कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन बना दिया हमने एल्कीन तोड़ के, रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता। अब देखो यहां पे OH माइनस आएगा या OR माइनस आएगा? OR माइनस, ठीक है ना। H2O में क्या था? OH माइनस, यहां पे क्या होता है? CH3O माइनस। एल्कोहल क्या OR माइनस तोड़ता है? बढ़िया, तो देखो यहां पे क्या जुड़ गया? OCH3। तो क्या ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया? भाई ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन लगे हैं सिंगल बॉन्ड से, इसी को तो ईथर कहते हैं। ईथर क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन सिंगल बॉन्डेड जुड़े हुए हैं, इसी को ईथर कहते हैं। ठीक है, तो देखो उस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं। अब जरा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने है CH3CH, ऊपर चला गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो मैं इसमें H प्लस वाटर जोड़ रहा हूं, क्या बनेगा? देखिए बोर्ड पे, H प्लस वाटर, क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? तो देखिए बोर्ड पे डायरेक्ट करूंगा, क्या यहां कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या रीअरेंज होकर यहां आएगा? और क्या OH यहां लगेगा? यस। तो आपको एल्कीन से एल्कोहल में अब आसानी से कर पाओगे। तो तुम लोग फालतू डरते हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक है। तो अब देखो यहां पे OH लग गया, अब देखो बन गया ये। मुझे अल्कोहल थोड़ी बनाना है, मुझे ईथर बनाना है। तो OH मत ऐड करो, OR ऐड करो। OR ऐड करने के लिए क्या करते हैं? अल्कोहल। OR कैसे ऐड होगा? अल्कोहल। तो यहां पे H प्लस और कोई भी अल्कोहल ले लो, मान लो CH3CH2OH ले लिया, ये अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, तो क्या बन जाएगा? फिर से कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंज होगा, और फिर रीअरेंज होके क्या बन गया आपके सामने? OH के बजाय 3 डिग्री में क्या ईथर जुड़ जाएगा? O CH2CH3 बन रहा है, और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा? CH2CH3। क्या ये ईथर बन चुका है? तो एल्कीन से अल्कोहल भी बना, एल्कीन से ईथर भी बन गया। नेक्स्ट, अब एल्कीन में पानी जोड़ने के कितने तरीके थे? एल्कीन में वाटर जोड़ने के 3 तरीके पढ़ाए थे, एसिडिक हाइड्रेशन, OMDM, HBO, बताया था। बढ़िया, तो अब सेम एल्कीन ले लो, इसी एल्कीन में अब हम ना बस रिएजेंट बदलेंगे, रिएजेंट बदल देते हैं हम। OMDM करता हूं, तो OMDM के लिए क्या? HgOAc होल ट्वाइस। क्या यहां पे वाटर लेते थे
और क्या यहां पे NaBH4 लेते थे? OH माइनस लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। कहां से OH जुड़ता है? क्या वाटर से OH जुड़ता है? कहां से H जुड़ता है? क्या इससे H जुड़ता है? सीन एडिशन की एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। मरकरी का कोई भी रिएक्शन एंटी एडिशन देगा, मरकरी का कोई भी रिएक्शन एंटी एडिशन देगा, याद रखिए, कोई भी पूरे ऑर्गेनिक में अगर मरकरी रिएजेंट में है एंटी एडिशन देगा, ठीक बात है। अब आइए, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ होगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई कार्बोकेटाइन वगैरह यहां नहीं बनता, सीधा आप देखिए तो क्या यहां पे जुड़ेगा OH? मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? हाइड्रोजन कम हो, तो हाइड्रोजन कम है तो CH3 CH3 क्या 2 डिग्री अल्कोहल बनता था यहां से, तो देखोगे आप तो एंटी एडिशन आपके पास हो गया है H और OH का। लेकिन मुझे अल्कोहल थोड़ी बनाना है, मुझे ईथर बनाना है, तो जहां से OH ऐड हो रहा है वहां पे क्या ऐड करना है? OR। तो कहां से OH आ रहा था? वाटर से, तो वहीं पे हम चेंज करके अगर हम OR कर दें, भाई वाटर ना लेके क्या लेना है? अल्कोहल ही ले लो, और बाकी सब सेम रखो, NaBH4 और क्या रखोगे? OH माइनस। तो क्या इस बार OH नहीं ऐड होके क्या OR ऐड हो रहा है? OH के बजाय आपके सामने OR ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही OR ऐड होगा क्या ये OCH3 बनेगा? OCH3 बन गया, ऑक्सीजन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, क्या ईथर बन चुका है? क्या एंटी एडिशन हो रहा है? मार्कोनिकॉफ हो रहा है? यही तो है पूरा कहानी। जहां जहां एल्कीन में पानी जोड़ रहे थे वहां वहां एल्कीन में अल्कोहल जोड़ दो, ईथर बन जाएगा। एल्कीन का हर वो रिएक्शन जहां वाटर ऐड हो रहा था वहां पे आप अल्कोहल ऐड कर दो, ईथर बन जाएगा। अब बारी है HBO की। ये लिख लिया यहां तक? थोड़ा थोड़ा तो लिख लिया होगा ऊपर वाला, ओके। ये भी हो गया है। अब जरा देखो, मैं सेम रिएक्शन वाले को ऊपर ले जाता हूं। अब इस बार मैं HBO का रिएजेंट बताओगे आप? क्या BH3THF लिखते हो या फिर क्या लिखते हो? B2H6। और क्या यहां पे H2O2OH माइनस लिखते हो? ठीक है, H कहां से आता है, OH कहां से आता है? क्या ऊपर से H आता है? क्या H2O2 से OH जाता है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। सिन या एंटी? सिन, बढ़िया। तो अब देखो आपके सामने क्या बनेगा? CH3 CH, ऊपर चला जाएगा CH3, यहां पे आप देखोगे तो सिन एडिशन होता है, तो इधर H ऐड कर दो और इधर ही OH ऐड कर दो, क्या यही होता है? लेकिन मुझे OH के बजाय क्या चाहिए? OR। तो H2O2 के बजाय क्या कर दूं? R2O2। भाई H2O2 के बजाय क्या कर दूं? R2O2। तो R2O2 क्या करेगा? OR जनरेट कर देगा, सिंपल कहानी है, OR जनरेट हो जाएगा। तो जहां जहां एल्कीन की रिएक्शन में H आ रहा है वहां R कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या हो गया? यहां पे लिख लो BH3 THF R2O2 OH माइनस। तो क्या इस बार OR जाके ऐड हो जाएगा? और OR ऐड होते ही क्या वो ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा? तो दिस इज योर ईथर का फॉर्मेशन OR। ये एल्कीन से ईथर बनाने के प्रोसेस थे। एल्कीन में 3 मेथड से वाटर जोड़ते हैं, यहां भी 3 मेथड से ईथर बनेगा। पहला एसिडिक हाइड्रेशन, यहां पे एसिडिक एल्कोहल एडिशन, वहां पे OMDM, यहां OMDM में वाटर के बजाय अल्कोहल, यहां HBO में H2O2 के बजाय R2O2। बस, बाकी पूरी चीजें एज इट इज सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है। अब पढ़ेंगे बेटा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के 3 मेथड आपने पढ़े हैं, दो बेसिकली, दो अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के 2 पढ़े हैं। पहला आपने पढ़ा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि विलियम का सन पहली गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया और क्या आपके साथ ईथर बना गया? नहीं पढ़ाया था? अब पढ़ लोगे आप। ये शॉर्ट ट्रिक है विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। तो यहां पे आपके पास 3 वेज हैं, तीनों वेज आपने लिख लिए।
यहां पे बेटे इसके दो तरीके हैं। पहला है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, लिखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और ड्राई Ag2O तो पढ़ा ही पढ़ाया है, ड्राई Ag2O मॉइस्ट Ag2O दोनों पढ़ाया है, याद है, SN2 रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, नहीं लिखा अभी? हाँ भैया बोर्ड पर देखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है WES, है ना। हर साल पूछे जाने वाला रिएक्शन एंड सिंपलेस्ट एवर रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, हर साल पूछे जाने वाला रिएक्शन, सिंपलेस्ट एवर रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। पहले शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि विलियमसन, विलियम का सन, विलियमसन कैसे याद रखना है, विलियम का सन अपने फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। याद करने का तरीका है, दिमाग मत लगाओ। और ईथर बना दिया, ईथर बन गया। अब देखो याद कैसे करोगे इसको। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में विलियम का सन, विलियम का सन कौन है यहां पे, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड जानते हो आप भाई, IUPAC, एल्कोक्साइड आयन पता है ना। RO माइनस को एल्कोक्साइड आयन पढ़ते हैं। अब मुझे रिएक्शन आगे बढ़ने से पहले RO माइनस एक जगह और पढ़े हैं, कहां पे, क्या आपने पढ़ा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहां पे एल्कोहलिक KOH, NaNH2, RO माइनस, ROH, ये चारों याद कराया था। कहीं भी रिएक्शन में RO माइनस, ROH, एल्कोहलिक KOH, NaNH2 दिख जाए तो क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना था, ठीक है। E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। तो क्या ये RO माइनस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन आप कराते हो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ। ध्यान रखिएगा, इसकी रिएक्शन 1 डिग्री के साथ होनी चाहिए। 1 डिग्री एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन 1 डिग्री, इसीलिए लिखा है फर्स्ट गर्लफ्रेंड। फर्स्ट गर्लफ्रेंड मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और विलियम का सन कौन है, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन इज विलियम का सन, ये पहली गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। मतलब अब देखो क्या बन रहा होगा, क्या RO माइनस दिख रहा है, क्या R पे प्लस भी नजर आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, तो क्या RO R बन जाएगा। RO माइनस ने R प्लस पे अटैक कर दिया, क्या बन गया, ROR ईथर। और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो X माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। क्या बन गया आपके सामने, ईथर। लेकिन ध्यान दीजिए फर्स्ट के साथ ही बनेगा, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले ले तो नहीं बनेगा, इसीलिए यहां पे जोर दिया गया है फर्स्ट। 2 डिग्री के साथ नहीं बनेगा। अभी पूरी रिएक्शन कराऊंगा, टेंशन मत लो। लिखो पहले इसको, व्हाट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियम का सन एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और ईथर बना देगा। पहले ये लिखिए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। हो गया, जल्दी फटाफट लिखो, टाइम नहीं चलाओगे, पहले ही बता रहा हूं। हाँ, तुम्हें आइसक्रीम खाने में देर हो रही है। ये लोग जाएंगे नीचे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर वहां लिखेंगे स्टेटस में, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। हमें याद हो गया भाई, कुछ अलग लगा। लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। एंजॉय करने का मेरा भी मन करता है, हो नहीं पा रहा, बस दिन भर काम 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 काम। कभी कभी मन करता है कि मैं ट्रिप पे निकलूं, गाड़ी उठाऊं, 1-1.5 साल घर ना आऊं। पहले यहां से बनारस जाओ, बनारस से कुछ दिन रहो, फिर कानपुर जाओ, फिर दिल्ली जाओ, फिर
ऐसे हर शहर में आप एक एक दिन रुको, ठीक है ना? ऐसे में बाई नेचर में वैसे ही हूं, बाई नेचर में वैसे ही हूं, लेकिन अब क्या करूं? प्रॉब्लम यही है कि भाई अब रोटी भी चलानी है घर की। चलो भाई, एक साल नहीं भी आएगी तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सर मिले अगर तो मैं करूं। स्पॉन्सर ट्रिप्स भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, वो ब्लॉग बनाने पे ही होगा, लेकिन हम लोग जितना अच्छा ब्लॉग बनाएंगे ना, स्पॉन्सर वाला छीन के ले जाएगा। चलिए भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का क्वेश्चन करें। मैं स्टार्ट तो किया था व्लॉग करना, फिर भैया वो जिंदगी में इतनी उठापटक आई, उसको बंद करना पड़ा। आ जाओ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ध्यान से देखिएगा। एल्कोक्साइड आयन का मतलब क्या? आरओ माइनस है। ध्यान से बोर्ड पे, इसकी रिएक्शन आपने करा दी है CH3CH2Cl के साथ, और ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। ध्यान से देखिए, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। क्या ये आरओ माइनस दिख रहा है, माइनस चार्ज, और क्या यहां पे प्लस भी नजर आ रहा होगा? तो अगर प्लस नजर आ रहा होगा तो क्या आपके सामने CH3O CH2 CH3 बन रहा है, और जो लीविंग ग्रुप है वो Cl माइनस स्टेबल हो गया है। लेकिन ये तो बन जाएगा, क्यों? विलियम का सन है कौन? एल्कोक्साइड आयन। क्या वो फर्स्ट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ बना लेता है? लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन, अब देखो यहां पे ये ले लिया CH3 CCH3O माइनस, और इसकी रिएक्शन में सेम इसके साथ करा रहा हूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों भाई? 2 डिग्री हो गया यार तो। हाँ, क्योंकि मैंने कंडीशन कहां लिखवाई है? अल्काइल हैलाइड पे। तो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री जब तक रहेगा तब तब ईथर बनेगा। जब तक अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तब तब ईथर बनेगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 डिग्री भी हो, 2 डिग्री भी हो, 3 डिग्री भी हो। तो यहां पे एल्कोक्साइड आयन जो है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, बट ये 1 डिग्री ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। एल्कोक्साइड कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे आइएगा, मान लो इसकी, अच्छा ये क्या हो जाएगा? ईथर बना लेगा CH3 CH, ऊपर चला जाएगा CH3 OCH3, क्या ये बन गया? प्लस आपका Cl माइनस रिलीज हो गया। व्हाट इफ मैं इसकी रिएक्शन 3 डिग्री से करा देता हूं? मैं इसकी रिएक्शन तो 3 डिग्री से भी हो जाएगा भाई। आरओ माइनस पे कोई रोक टोक थोड़ी है, जो अल्काइल हैलाइड पे रोक टोक है। अगर ये 1 डिग्री है तो भी रिएक्शन होगा, CH3 कार्बन CH3 नीचे CH3 OCH3, ऊपर 2 कार्बन आएगा बस। लेकिन नहीं, लेकिन अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कहां आएगा? जब दोनों बल्कि होता तब तो स्टीरिक हिंड्रेंस आता, एक बल्कि एक छोटा है, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा। अब मैं यहां पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए ये 1 डिग्री ही रखूं, लेकिन इसको मैं 2 डिग्री कर देता हूं। अब क्या होगा? क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ईथर का रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कोई और रिएक्शन होगा। क्या होगा यही समझाना है आपको। ये पढ़ा चुके हैं आप? पढ़ चुके हैं? अरे भैया, आरओ माइनस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, भाई आरओ माइनस है ना, आरओ माइनस एल्कोहलिक KOH NaNH2 आरओ माइनस ROH क्या करता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या करता है? यहां से Cl, यहां से H, क्या एल्कीन बना देगा? तो 1 डिग्री तो क्या करेगा आपके सामने? 1 डिग्री आपके सामने बेटे ईथर बनाता है, बट 2 डिग्री क्या बनाएगा? एल्कीन। और क्या रिलीज होगा इस बार? Cl माइनस निकलेगा, HCl। क्या आरओ माइनस अल्कोहलिक KOH NaNH2 ये सब क्या कर रहे थे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मान लीजिए इसकी रिएक्शन CH3O माइनस की रिएक्शन, CH3 कार्बन CH3 CH3 और Cl से करा, अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लो, तो क्या ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा? नो। ईथर तो हमेशा कहां से बनता है? 1 डिग्री। लेकिन क्या हमने आरओ माइनस को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में पढ़ा हुआ है? तो क्या यहां से Cl निकलेगा और कहीं से भी H निकाल लो, तो यहां से Cl निकला, यहां से H। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या E2 में पढ़े थे?
तो C डबल बॉन्ड O CH2, यहां पे CH3, यहां पे CH3 बन गया ये कहानी। क्लियर हो गया E2 मैकेनिज्म? बढ़िया हो गया है। कहीं से भी आप H और कहीं से भी Cl निकाल सकते हैं, बगल बगल होना चाहिए बस। अच्छा, अगर मान लो मैं 2 डिग्री कराऊं, CH3 CH CH3 O-, इसकी रिएक्शन मैं इससे कराता हूं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, तब क्या होगा? ये भी 2 डिग्री, वो भी 2 डिग्री, तो 1 डिग्री होता तो ईथर बनता, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो हमेशा एल्कीन बनेगा। भाई 1 डिग्री अगर है तो ये ईथर बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री क्या बनाएगा? हमेशा एल्कीन, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, RO- हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, देखो सेम प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो अब यहां पे नोट डालोगे कि RO- अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना रहा है? ईथर। कोई भी RO- 1 डिग्री के साथ ईथर बनाएगा, कोई भी RO- 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ क्या बनाता है? एल्कीन। कौन सा रिएक्शन करता है? E2। ये एल्कीन बनता है, E2 मैकेनिज्म से करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। और ये क्या SN2 रिएक्शन होता है? यस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत सिंपल है। RO- कोई भी डिग्री का हो, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ईथर बनेगा। RO- कोई भी डिग्री का हो, अगर अल्काइल हैलाइड 2 और 3 डिग्री का है, एल्कीन बनेगा। ईथर कौन से मैकेनिज्म से बन रहा है? SN2। एल्कीन कौन से मैकेनिज्म से बन रहा है? E2। एल्कीन वाले रिएक्शन का नाम क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये हो गया। ड्राई Ag2 वाला चूंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दोबारा देखोगे। ड्राई Ag2 वाला अगर आप याद करो तो ड्राई Ag2O मॉइस्ट Ag2O पढ़ाया था। हाँ, मॉइस्ट वाला अल्कोहल बनाएगा और ड्राई वाला ईथर बनाएगा। बढ़िया। यहां पे हमें ईथर चाहिए, तो CH3 CH2 Cl मान लीजिए ये है, इसकी रिएक्शन हम ड्राई Ag2O से कराएंगे। पहली बार मुझे बताओ कि भाई कितने मोल रिएक्टेंट लगेगा? कितना मोल रिएक्टेंट लगेगा? 2 मोल। बताया था जब वहां पढ़ा रहा था तो कि भाई अगर 2 Ag इस्तेमाल हो रहा है तो कितने मोल लगेंगे? 2 मोल। कैसे बनेगा ये भी समझाता हूं, कैसे बनेगा ये भी समझाता हूं। देखिए बोर्ड पे, मान लो आपके सामने ये है CH3 CH2 Cl, पहले ये लिख लिया, फिर Ag2O में क्या हो जाएगा? AgOAg। क्या AgOAg बनेगा? दूसरा मोल ले लो ऐसा, तो क्या पहला वाला Ag पहला AgCl बना लेगा? दूसरा वाला Ag दूसरा AgCl बना लेगा? क्या बच गया? O के इधर इथाइल, इधर इथाइल, तो क्या दोनों साइड हम बना सकते हैं CH3 CH2O, फिर इधर CH2 CH3? क्या ईथर बन गया है? ड्राई Ag2O में ईथर बनना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ड्राई Ag2O में 2 मोल रिएक्टेंट लगेगा और ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में दोनों मोल आ जाएगा। मान लीजिए इसमें हम रिएक्टेंट चेंज कर दें। मान लो भाई 1 मोल हमने लिया CH3Cl का और दूसरा मोल हमने लिया CH3CH2Cl का। इसकी रिएक्शन जब ड्राई Ag2O से कराते हो तो क्या होगा? तो सिंपल है भाई, दोनों Ag दोनों से Cl निकाल लेगा, एक Ag इससे Cl निकालेगा, AgCl, दूसरा Ag, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन के दोनों तरफ RR लगा दो, खत्म, और 2 मोल AgCl निकल जाएगा। सिंपल है। अल्कोहल और फिनॉल का कैसे लिखोगे? देखो, अल्कोहल हो या फिनॉल हो, अल्कोहल का सबसे पहले पढ़ते हैं।
ये स्पेशल रिएजेंट है, याद करना है बेटा, कुछ दिमाग निकला याद करना है, एनसीईआरटी में नहीं है बट पीवाईक्यू में है, ठीक है, याद करना है। अल्कोहल कोई भी हो, मान लेते हैं मैं इथेनॉल ले लेता हूं, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन आपको CH2N2 से करानी है। क्या नाम है इसका? डाई एजो मिथेन। डाई एजो मिथेन से इसकी रिएक्शन करानी है। क्या बनेगा बेटा? यहां से OH हटेगा, H हटेगा बेसिकली, और CH3 CH2O CH3 और N2 अपना लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है। डाई एजो मिथेन आज के बाद भूलेंगे नहीं। आपने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है, वहां पे क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन कम हो जाता था? स्टेप डाउन रिएक्शन पढ़ा था आपने। ये डाईएजोमीथेन ऐसा है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन बढ़ा देता है। तो कभी भी आपको स्टेप डाउन रिएक्शन कराना हो तो क्या आ जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। हुंस डाइकर, उसमें भी स्टेप डाउन होता है, उसमें भी CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास स्टेप डाउन वाले हैं उसमें कार्बन कम होता है। ऐसा रिएक्शन जो स्टेप अप होता है, कार्बन जोड़ देता है, वो कौन है? डाईएजोमीथेन। ये डाईएजोमीथेन इज स्टेप अप रिएक्शन। कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक कार्बन आपको बढ़ाना हो, डाईएजोमीथेन डाल दो। डाईएजोमीथेन वो मीथेन का जो कार्बन है वो जोड़ देता है, N2 लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है। जल्दी लिखिए इसको फटाफट। हाँ हाँ, फिनॉल की रिएक्शन लिखते हैं। फिनॉल की रिएक्शन देखोगे, फिनॉल में आपके सामने बन रहा है दिस इज बेंजीन एंड दिस इज OH, दिस इज फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आप बेस से कराओ, NaOH बेस से। फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH बेस से कराओगे। बोर्ड पे देखो, क्या ये OH माइनस यहां से H+ निकालता है? आज ही पढ़ा था। तो क्या बनेगा आपके सामने? फिनॉक्साइड, O- बन गया। बैठो ध्यान से। फिर इसकी रिएक्शन, अब हमें इसमें क्या जोड़ना है? ईथर बनाना है। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में कार्बन है, राइट में भी कार्बन जोड़ना है। कुछ भी डाल दो, यहां पे CH3Cl डाल दो भाई। तो CH3Cl क्या होगा? डेल प्लस। क्या ये O- कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? और O- कार्बन प्लस पे अटैक करके बेंजीन, यहां ऑक्सीजन, और यहां पे क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। दिस इज द ईथर। तो ईथर बनाने के लिए पहले फिनॉक्साइड बनाओ और उस फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसी भी कार्बन से करा दो, तो दिस विल बी योर ईथर का फॉर्मेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन, नहीं नहीं मत करो, लिख लो। अब केमिकल रिएक्शन चाहो तो पढ़ लो, लिख लेना अपना घर जाके, पहले पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। समझना जरूरी है, और क्वेश्चन अगर ईथर का आएगा तो इन दोनों से ही आएगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। स्टार क्वेश्चन है। अब देखिए बोर्ड पे ध्यान से, मैं इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ईथर का क्वेश्चन से स्टार्ट। डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन के बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद केमिकल रिएक्शन। आइए, रिएक्शन विथ वाटर, ध्यान से देखिए, बस अल्कोहल में। सुनिए ध्यान से, कोई भी सुनिए ध्यान से बोर्ड पे। आपको क्या करना है, जब भी ईथर की केमिकल रिएक्शन आए, ईथर का कोई भी रिएक्शन आए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ईथर बना रहे थे, तो वो रिएक्शन नहीं है, वो तो प्रिपरेशन है। ईथर का कोई भी रिएक्शन आए, एक ही ट्रेंड को फॉलो करता है। आपको क्या करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड में नजर दौड़ाना है और राइट हैंड साइड में नजर दौड़ाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा? 1 डिग्री। राइट हैंड साइड में क्या दिखा? 1 डिग्री। अब सोचो ये SN1 देगा या SN2? SN2। SN1 3 डिग्री देता है, SN2 1 डिग्री देता है, ठीक बात है। लेसर क्राउडिंग SN2, हायर क्राउडिंग SN1। तो चूंकि 1 डिग्री है तो कौन देगा? SN2। अब SN2 देगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में अच्छा SN2 कौन देगा? ये वाला भाई, जो सबसे स्टीरिक क्राउडिंग कम हो। SN2 का रेट कैसे देखते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग।
यहां ज्यादा क्राउडिंग है, कम क्राउडिंग है, कम क्राउडिंग वाला जल्दी SN2 देगा। तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि SN1 होगा कि SN2। तो पता चल गया SN2। इन दोनों में भी अच्छा SN2 कौन देगा? ये लेफ्ट वाला। तो अब देखो ये जो वाटर है ना, देखो इस पे स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये OH माइनस रिलीज करेगा और क्या इस पे स्टार लगा होगा? ध्यान से देखिए, ये जो OH माइनस स्टार वाला है ये किससे जुड़ेगा? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। तो अब आपके सामने देख लो, जहां SN2 ज्यादा अच्छा होगा तो क्या ये बन गया स्टार वाला, और राइट हैंड साइड वाला क्या होगा? ईथर का ऑक्सीजन कहां जाएगा? राइट साइड में। भाई वाटर का ऑक्सीजन कहां गया? लेफ्ट साइड में। ईथर का ऑक्सीजन कहां गया? राइट साइड में। फिर से देखो बोर्ड पे वापस, इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट में देखे तो क्या मिल रहा है? 1 डिग्री। राइट में देखे तो क्या मिल रहा है? 3 डिग्री। क्या स्टेबल केटाइन मिल रहा है क्या? 3 डिग्री। क्या स्टेबल केटाइन मिल गया? अगर स्टेबल केटाइन मिल गया तो कौन होता है? SN1 या SN2? SN1। तो देखो रिएक्शन क्या देगा? SN1। अब SN1 रिएक्शन होगा तो ये जो OH माइनस है वो किधर अटैक करेगा? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में, स्टेबल केटाइन के पास। तो ये जो वाटर का OH है वो किसके साथ जाएगा? राइट वाले के साथ। तो वाटर का जो OH है वो जाएगा राइट वाले के साथ। आपको क्या करना है, बस यही ध्यान रखिए, ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखना है, राइट में देखना है, ठीक है। अगर 3 डिग्री आएगा, अगर 3 डिग्री आएगा तो हमेशा क्या होगा? SN1। अगर 1 डिग्री आएगा तो हमेशा क्या होगा? SN2। SN1 किधर अच्छा होगा? जिधर स्टेबल केटाइन बने। SN2 किधर अच्छा होगा? जिधर स्टीरिक क्राउडिंग कम हो। अभी क्वेश्चन में डालोगे ना और समझ में आ जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट को आप पुट इन करो इसमें। लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। तो लेफ्ट में देखे तो क्या ये बहुत अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज है? तो क्या स्टेबल केटाइन मिल गया? तो SN1 होगा कि SN2 होगा? SN1। भाई 3 डिग्री, मान लो 2 डिग्री भी है और 1 डिग्री, ये भी आपके पास स्टेबल रेजोनेंस भी है। स्टेबल कौन है? रेजोनेंस। ठीक हो गया। तो अब जो SN1 होगा वो लेफ्ट के साथ होगा कि राइट के साथ होगा? लेफ्ट के साथ। तो जो वाटर अटैक करेगा वो कहां अटैक करेगा? लेफ्ट में। तो वाटर का जो OH है वो कहां चला गया? लेफ्ट में। और जो आपके सामने राइट में क्या लगा हुआ है? ईथर का OH। वाटर का OH लेफ्ट में, ईथर का OH राइट में। अब देखो फिर से इसमें, क्या यहां पे जब केटाइन जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो हाईली स्टेबल हो गया। हाईली स्टेबल हो गया तो क्या SN1 इधर ही अटैक करेगा? देखो SN1 होगा इधर ही अटैक करेगा। तो ये जो वाटर लिखा हुआ है इसका किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। तो ये देखो डबल, यहां पे CH2 और इसमें कौन जुड़ जाएगा? OH। क्या 18 लगा हुआ है? 18। जो बचा हुआ है क्या वो ईथर का ऑक्सीजन लेके चला जाएगा? तो बचा हुआ है ईथर का ऑक्सीजन ले लेगा। तो आपको बस ऑक्सीजन के लेफ्ट में, ऑक्सीजन के राइट में एक बार देखना है और उससे आंसर आएगा। जैसे ये देखो भाई, स्टेबल केटाइन है ना, स्टेबल केटाइन रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो SN1 होगा। अब देखो HI का रिएक्शन, मान लो वाटर के बजाय ना हमने HI लिख दिया, सेम है जो हमने वाटर में किया था वही HI में करना है। वाटर में क्या जोड़ना है? OH। यहां क्या जोड़ना है? I। अब देखो बोर्ड पे, हमने इधर भी नजर डाला, इधर भी नजर डाला, क्या दोनों 1 डिग्री है? क्या पता चल गया कि SN2 हो रहा होगा? अच्छा, अब SN2 होगा तो किधर ज्यादा अच्छा होगा? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। तो जो I है वो लेफ्ट के साथ जुड़ेगा कि राइट के साथ? लेफ्ट के साथ। और ईथर का ऑक्सीजन कहां चला गया? राइट। शायद इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला था क्या इस बार टेस्ट में? ठीक है, यस, ऑलवेज, क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटेड खुद है, खुद लोन पेयर इसके पास है, खुद अटैक करना चाहता है। इट इज हाईली एक्टिवेटेड, नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट। सेम भाई, हाईली एक्टिवेटेड है ना भैया। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखो। अब देखो बोर्ड पे कि यहां पे लेफ्ट में क्या हो रहा है? 3 डिग्री बन रहा है क्या? और राइट में क्या बन रहा है? 1 डिग्री। स्टेबल केटाइन मिल गया क्या? अगर स्टेबल केटाइन मिलेगा तो SN1 होगा कि SN2? SN1। अब SN1 होगा तो आयोडीन लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? लेफ्ट में, स्टेबल केटाइन के पास। तो आयोडीन जो है वो लेफ्ट में जाएगा। CH3 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 क्या बन गया आपके पास? आयोडीन। और राइट हैंड साइड में क्या बन गया आपके पास? OH, एल्कोहल। फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन रहे, करके बताओ। लेफ्ट में देखो एक बार, क्या 1 डिग्री? राइट में देखो एक बार, क्या 1 डिग्री? भाई लेफ्ट में भी 1 डिग्री, राइट में भी 1 डिग्री। तो SN1 की SN2? SN2। SN2 अब लेफ्ट में करेगा कि राइट में?
राइट में, क्योंकि लेस स्टीरिक क्राउडिंग है इधर। तो जो आयोडीन है वो किधर जुड़ गया जाके, CH3 CH2I, ईथर का ऑक्सीजन किसके साथ चिपक गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ। तो CH3 CH CH CH3 CH2OH। इसमें बताना जरा, क्या लेफ्ट साइड में बेटा यहां डालोगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और यहां डाल दो तो अनस्टेबल और हो गया, तो क्या लेफ्ट साइड में ही जुड़ेगा? और अगर स्टेबल केटाइन है तो क्या SN1 होगा, और SN1 होगा तो आयोडीन कहां अटैक करेगा, लेफ्ट में। तो क्या आपके सामने यहां पे देखोगे CH2I जुड़ जाएगा, और राइट हैंड साइड में ईथर का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्या फिनॉल हो जाएगा? समझ में आया? ईथर का रिएक्शन इज सिंपलेस्ट एवर। बताना जरा, क्या ये भी अनस्टेबल है 1 डिग्री, ये भी अनस्टेबल है sp2 पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या SN2 होगा? भाई SN2 होगा ना, स्टेबल कार्बोकेटाइन SN1 देता है, अगर अनस्टेबल कार्बोकेटाइन आ जाए तो क्या होगा, SN2। लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में। जहां लेस स्टीरिक क्राउडिंग है SN2 वहीं होगा, तो CH3 CH2I प्लस PHI, बेंजीन है पीएच। जरा यहां देखो, sp2 पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, sp2 पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है बेटा, sp2 पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट, अब यहां देखो, क्या ये 1 डिग्री है, क्या इसकी बात करोगे ये 1 डिग्री है, इसकी बात करोगे 3 डिग्री है, क्या स्टेबल केटाइन मिल गया, SN1 हो जाएगा, तो आयोडीन इधर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आयोडीन राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और ईथर किधर चला गया, क्या ये बन गया, भाई ये पहले टूटता है, SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट भी तो होगा, पहले टूट जाएगा, बैक बॉन्डिंग देनी करनी नहीं देगा। यस, बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड रहता तब तो बैक बॉन्डिंग सोचते। यहां पे आओ, कह रहा है HI एक्सेस में डालो, भाई कह रहा है यहां पे HI एक्सेस में डालो, तो एक्सेस में कुछ नहीं सोचना, दोनों तरफ आयोडीन, इसमें ना SN1 SN2 कुछ दिमाग मत लगाओ, दोनों तरफ आयोडीन। तो एक बार लेफ्ट में आयोडीन लगाओगे, एक बार राइट में आयोडीन लगाओगे, तो राइट वाला लगाया और एक बार लेफ्ट वाला लगाया। सिमिलरली यहां पे CH3 CH2I और यहां पे CH3I, तो एक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और H वाटर कैसे ऐड होगा वो भी पता चल गया, स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो मोर स्टेबल पे SN1 करेगा, अगर अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस पे SN2 कर देगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लो आपके पास PCl5 की रिएक्शन, नहीं कर लीजिए, बोर्ड पे देखो, शांत। मान लो आपके पास ईथर है, ध्यान से देखिएगा, CH3OCH3 ये ईथर है। मैंने PCl5 का रिएक्शन ऑलरेडी कराया हुआ है आपको। क्या आपको PCl5 में पता है कि 2 Cl वीक बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल वाले बॉन्ड्स वीकर होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो PCl5 2 Cl रिलीज करता है, ठीक बात है। और मैंने इसकी रिएक्शन पढ़ाया था, ऑक्सीजन के एक लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के एक राइट में Cl, तो एक Cl ऑक्सीजन के लेफ्ट में दो, एक ऑक्सीजन के राइट में दो, तो क्या आपके सामने लेफ्ट से Cl बन गया, क्या आपके सामने राइट से Cl बन गया, और जो ऑक्सीजन है वो POCl3 बना लेगा, यही पढ़ा था। मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम SOCl2 के साथ कराएं तो क्या सिमिलर बिहेवियर होता है, क्या इसी को हम लोग डार्जेन रिएक्शन बोलते थे, टार्जेन का भाई डार्जेन। देखिए बोर्ड पे देखिए, ये PCl5 जैसा ही तो होता है, ये भी ऑक्सीजन के एक लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के एक राइट में Cl, और ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। देखो ऑक्सीजन के एक लेफ्ट में Cl डालोगे तो क्या बनेगा, CH3Cl। ठीक है, चलो मान लो इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से करा दोगे तो क्या होगा, तो क्या हमने बोला था HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फास्फोरस के साथ मिल जाएगा तो खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये दुनिया में सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, इसको भी करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा, ऑक्सीजन हटा दो, तो ऑक्सीजन हटा देगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो एक बार लेफ्ट से एल्केन बनेगा, एक बार राइट से एल्केन बनेगा, बस खत्म। ईथर में रिडक्शन कैसे होगा, एक बार लेफ्ट से एल्केन, एक बार राइट से, दैट्स इट। अब आपके पास हैलोजिनेशन है, ये सब का मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा,
क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपको, एक लेफ्ट में Cl, एक राइट में Cl एंड सो ऑन। सब में SO2Cl2 में भी क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं आपको, रेड फास्फोरस HI में भी क्वेश्चन छोड़ूंगा। आइए हैलोजिनेशन पढ़ते हैं। हैलोजिनेशन आपको मैंने HVZ रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, है ना। तो वहां पे आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा पोजीशन पे हैलोजन ऐड होता है ना। ईथर भी सेम हैलोजिनेशन शो करता है, अल्फा पोजीशन पे ईथर हैलोजन ऐड करना है। तो जब भी ईथर का, क्या ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो क्या करोगे आप, 1 2 ऑक्सीजन, यहां पे क्या जुड़ जाएगा Cl, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा कार्बन, बस अल्फा पे कार्बन जुड़ना है। मान लो 2 मोल दिया हो तो दोनों अल्फा पे, मान लो 2 मोल दिया हो तो क्या करना है, दोनों अल्फा पे Cl। मान लो बेटे 10 मोल दिया हो तो देखो 10 ही हाइड्रोजन है, मान लो 10 मोल दिया हो तो देखो 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। 1 मोल दिया हो तो कोई भी अल्फा पोजीशन लगा लो, अगर आपके सामने 2 मोल दिया हो तो दोनों अल्फा पोजीशन पे लगा दोगे, अगर आपको 10 मोल दिया है तो सारे जगह लगा दोगे। मैंने बोला चूंकि बेटा यहां पे आपके पास लोन पेयर है तो ये खुद ही हाईली एक्टिवेटेड है, खुद ही रिएक्शन कर सकता है, इसलिए देखो टेम्परेचर वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना एल्केन का हैलोजिनेशन याद करो, सनलाइट लेते थे, HNU लेते थे, हाई टेम्परेचर लेते थे, क्योंकि एल्केन में कोई डोनेट तो कर नहीं रहा था, यहां पे खुद ही डोनेट करने के लिए बैठा हो, हाईली एक्टिवेटेड है, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, बिना टेम्परेचर के ही रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 10 के 10 रिएक्शन हटाने तब टेम्परेचर लेना पड़ेगा। 1-2 हैलोजन में कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 के 10 हटाने तो लेना पड़ेगा। मान लो बेटा अनसिमेट्रिकल हो तो, भाई सिमेट्रिकल में तो आप किधर भी जोड़ सकते थे, अनसिमेट्रिकल में जिधर स्टेबल केटायन हो, भाई अभी अभी दिखा था स्टेबल केटायन बन रहा है क्या, हाँ तो स्टेबल केटायन बन रहा है, उधर वाले अल्फा पे जुड़ेगा, सिंपल, यहां पे Cl जुड़ जाएगा, यहां पे पीएच हो जाएगा। अगर 2 मोल लिया है तो दोनों पे जुड़ेगा, इधर भी Cl जुड़ेगा, इधर भी O है, इधर भी C और पीएच है, तो दोनों तरफ Cl जुड़ जाएगा। अगर आप 12 मोल लोगे तो क्या सारे हटा देगा, तो 12 मोल लोगे तो क्या बन जाएगा, CCl3 CCl2 O CCl2 Cl 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 C, 12 के 12 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय Cl, ठीक है। जब सारे हटाने हो तो टेम्परेचर चाहिए, 1-1 2-2 हटाने हो नो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ईथर में 2 रिएक्शन और है, ईथर में 2 रिएक्शन और है, कहां गया, फ्रीडल-क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में आपने पढ़ा होगा, क्या यहां पे कौन कार्बोकेटाइन बनता है, CH3+। क्या बेटा ये प्लस एम है, प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो देखो एक बार बेंजीन में OCH3 लगाओ, एक बार ऑर्थो पे CH3, एक बार पैरा पे CH3, बस इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। छोड़ रहे, रुक जाओ अभी 5 मिनट रुक दो आप, हाँ एक बार ऑर्थो पे CH3, एक बार पैरा पे CH3, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो यहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां भी एसाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो एसाइल कार्बोकेटाइन एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि प्लसम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे लगेगा। फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है, दैट इज नाइट्रेशन। क्या कौन का NO3 कौन का H2SO4 लेते हो, एक बार क्या करोगे ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, तो दिस इज योर लास्ट रिएक्शन ऑफ ईथर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल, ठीक है, और इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, ठीक।